नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार उज्ज्वल क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का 5वां चैप्टर, सब्जेक्ट साइंस है। और देख सकते हैं चैप्टर का नाम है पौधों और जंतुओं का संरक्षण। ठीक है ना। आपने पौधों और जंतुओं को बारे में तो पढ़ा ही है, लेकिन संरक्षण कैसे करते हैं, उनका बचाव कैसे करते हैं, इसके बारे में इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इंग्लिश में लिखा है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, मतलब पेड़ पौधे जंतुओं को कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं, बचा सकते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। वनमूलन, डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? तो वनों का समाप्त होना वनमूलन कहलाता है या डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। अनाधुन पेड़ पौधों की कटाई, जंगल का सफाया करना ही क्या कहलाता है? डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। तो बात करते हैं दोस्तों, चिंता की विषय है। आप भी सोचते होंगे कि आखिर क्यों डिफॉरेस्टेशन होता है। तो देखिए, सबसे बड़ी कारण क्या है? बढ़ती हुई जनसंख्या बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है, रहने के लिए लोगों को आवास की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्या करेंगे? जो पेड़ पौधे उसको कटवा कर घर बनवाएंगे, खेती करने के लिए जंगलों को साफ करवा देंगे, कटवा देंगे, तो इससे डिफॉरेस्टेशन होना निश्चित है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? तो बढ़ती हुई जनसंख्या। अरे बस समझ में ना। देखिए, अब यहाँ पे कारण भी देख सकते हैं आप कि कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना। भाई, जब ज़्यादा लोग रहेंगे तो रहने में दिक्कत होगा, घर बनवाने में दिक्कत होगा, खेती करने में दिक्कत होगा, इसके लिए पेड़ पौधों की कटाई होगी। घर और कारखानों का निर्माण करवाने के लिए, मतलब कोई भी काम करने के लिए पेड़ पौधों की आवश्यकता होगी। फर्नीचर बनवाने, लकड़ी का ईंधन के रूप में, भाई मेज़ बनवाना, कुर्सी बनवाना, बेड बनवाना, जितनी भी सारी चीज़ें हैं ये। और उसके बाद से घर में खाना बनाने के लिए भी ईंधन का रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो गांव में ज़्यादा, ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा ये लकड़ी का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि लकड़ियाँ सस्ती मिलती हैं, इसलिए उसी का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। बढ़ता शहरीकरण, ये हो गया। ठीक है। अब हम बात करेंगे वनमूलन का परिमाण। जो वनमूलन का परिणाम है वो क्या है? कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, इसको क्या मतलब, कैसे हम इसको समझेंगे तो ध्यान दीजिए। पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है दोस्तों। हाँ, ये तो बात सही है। जितनी हमारी जनसंख्या बढ़ेगी उतनी ही ज़्यादा क्या होगी? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी हमारे वातावरण में। क्योंकि जब जनसंख्या बढ़ेगी तो पेड़ पौधे काटे जाएंगे, भाई जंगलों का निस्तारण किया जाएगा, पूरा सफाया किया जाएगा, वनमूलन बढ़ता जाएगा। और जब वनमूलन बढ़ते जाएगा तो लोगों की संख्या बढ़ेगी, पेड़ पौधों की संख्या कम होगी, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जाएगी, जिससे क्या होगी? ग्लोबल वार्मिंग होगी। ठीक है। मौसम का पैटर्न बदल रहा है, और भाई मौसम का पैटर्न तो बदलेगा ही। सूखे की संभावना अधिक हो जाती है। जब पेड़ पौधे आप लगाएंगे नहीं तो बारिश होगी कहाँ से? और देखते हैं गाँव लोग कैसे परेशान होते हैं। ठीक है, लोग समझते नहीं, रीज़न क्या है? भाई पेड़ पौधा ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए, प्लांटेशन कीजिए, अपने वातावरण को बचाइए, तब ना आपको टाइम से आपको वर्षा का पानी मिलेगा। पृथ्वी का ताप बढ़ने से जल चक्र का संतुलन बिगड़ जाता है, और यही होता है जिससे वर्षा दर में कमी आ जाती है। जैसे ही क्या होगा? पृथ्वी का ताप बढ़ेगा, जल चक्र का संतुलन बिगड़ता जाएगा, और जिससे वर्षा दर में कमी आ जाएगी। फिर कह रहा, वनों की कमी होने से ह्यूमस निर्माण की दर कमी होगी और मिट्टी बंजर हो जाते हैं। देखिए, बरसात होती है तो जो भी खेत में कबाड़ सबाड़ रहते हैं सब सड़ जाते हैं, और सड़ जाने से क्या होता है? वो मिट्टी ह्यूमस हो जाती है, उपजाऊ मिट्टी हो जाती है। जब उसको पानी ही नहीं मिलेगा तो कुछ चीज़ सड़ेगा कैसे? जिसकी वजह से उसमें नमी आएगी कहाँ से भाई? जब नमी आएगी नहीं तो ज़मीन क्या हो जाएगा? बंजर हो जाएगा, उसमें आप फसल नहीं उगा पाएंगे। वनों की कमी होने से ह्यूमस, देख रहे हैं ना, ये चीज़ हो गया। एक तरफ अपरदन होता है, जिससे मिट्टी के नीचे की कठोर चट्टानें दिखाई देने लगती हैं। अपरदन का मतलब समझ रहे हैं? हाँ, ये अपरदन का मतलब होता है कि मिट्टी का क्षरण, मिट्टी कट करके एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना, बहना उसका, और नीचे की जो कठोर परतें हैं वो दिखाई देने लगा, तो उस पर आप खेती कर पाएंगे? कभी नहीं हो पाएगा। करा तो दूसरी तरफ ह्यूमस निर्माण की दर कम होने से उर्वर भूमि मरुस्थलीय में परिवर्तित होने लगती है, और जब बरसात होगी नहीं तो ह्यूमस बनेगा नहीं, आपके खेत में उपजाऊ मिट्टी रहेगी नहीं। जब ह्यूमिडिटी आएगी नहीं, उसमें नाइट्रोजन पर्याप्त मात्रा में रहेगा नहीं मिट्टी में, तो आपकी जो खेत होगी वह मरुस्थल की खेतों की मिट्टियों की तरह हो जाएगी। जैसे उधर खेती नहीं हो पाती है, उसी प्रकार आपके वहाँ भी उसे दिखने लगेगा। ठीक है, इसी मरुस्थलीकरण कहते हैं, और इसे क्या कहा जाता है? इसी को मरुस्थलीकरण कहा जाता है, डिजर्टिफिकेशन कहा जाता है।
है बात समझ में। तो पेड़ पौधों को बचाना, पेड़ पौधों को लगाना बहुत आवश्यक है अगर हम चाहते हैं कि जो हम लोग भी अच्छे से जिएं और जो आने वाली जो नेक्स्ट पीढ़ियां हैं वो भी बेहतर जीवन यापन करें। उसके लिए हमें दो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम पर्यावरण को बचाएं, पर्यावरण के संतुलन को बिगाड़े नहीं, पर्याप्त मात्रा में पौधों को लगाएं, एक पेड़ काटे 4 पौधे लगाएं भाई, ठीक ना। ज़्यादा से ज़्यादा आप प्लांटेशन करें, पेड़ पौधों की कटाई कम करें, तब वर्षा आपके क्षेत्र में टाइम से होगी, एक ग्लोबल वार्मिंग कम होगा, हर एक चीज़ टाइम से होगा, बेहतर होगा, गर्मी कम होगा, तब न जाके होगा। अरे बात सुनिए, चलिए आगे बात करते हैं। देखिए वनस्पति, जिसको देखिए वनस्पति को देखिए विज्ञान के भाषा में इसको क्या कहा जाता है, फ्लोरा कहा जाता है, याद रखिएगा। फ्लोरा मतलब क्या होता है, वनस्पति होता है। देखिए किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधों को क्या कहा जाता है, फ्लोरा कहा जाता है। किसी विशेष क्षेत्र में, सभी क्षेत्र में नहीं कहा जा रहा है, किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधों को क्या कहा जाता है, फ्लोरा कहा जाता है। ठीक है। आइए प्राणी जात, जिसको फौना कहा जाता है। ठीक है, कह रहा है कि किसी विशेष क्षेत्र में रहने वाले जंतुओं को क्या कहा जाता है, फौना कहते हैं। सभी जगह जो जीव जंतु पाए जाते हैं उसको नहीं कहा जाता है, किसी विशेष क्षेत्र में रहते हैं उसको क्या कहा जाता है, फौना कहा जाता है। आइए फिर बात करते हैं हम लोग विशेष क्षेत्रीय प्रजाति यानी इंडेमिक स्पीसीज क्या होता है। तो देखिए पौधों एवं जंतुओं की वह प्रजाति जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती है उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है विशेष क्षेत्रीय प्रजाति। मतलब पौधे हैं, जंतु हैं, ठीक ना, उनकी जो विशेष जो प्रजातियां होती हैं वह मतलब एक निश्चित क्षेत्र में पाए जाते हैं, उसको विशेष क्षेत्रीय प्रजाति कहा जाता है। जैसे पश्चिमी घाट में बिसन एक गिलहरी का नाम है, ठीक ना। जैसे पश्चिमी घाट में बिसन भारतीय विशाल गिलहरी तथा उड़ने वाली गिलहरी, ठीक ना, ये एक विशेष क्षेत्र में पाई जा रही है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, विशेष क्षेत्रीय प्रजाति कहा जाता है। अब देखेंगे यहाँ पे वन एवं वन्य जीव का संरक्षण। मतलब वन का हम लोग कैसे बचाव करेंगे, वन्य मतलब जो जंगल में जीव रह रहे हैं उनका संरक्षण कैसे करेंगे, उनका बचाव कैसे करेंगे, इसके बारे में देख सकते हैं। इसको 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला वन्य प्राणी अभ्यारण्य, जिसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहा जाता है। राष्ट्रीय उद्यान, जिसको नेशनल पार्क कहा जाता है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, जिसको बायोस्फीयर रिजर्व कहा जाता है। अरे बात समझ में, ये चीज़ें आपको समझना है। देखिए वन्य प्राणी अभ्यारण्य में क्या होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या क्या होता है। तो इसमें क्या होता है, जंतुओं को संरक्षित किया जाता है। इसमें जो भी जंतु होते हैं उनको क्या किया जाता है, बचाया जाता है, संरक्षित किया जाता है। शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध होता है और इसमें जितने भी जीव रहते हैं उनको कोई शिकार नहीं कर सकता। अगर कोई शिकार करेगा तो उसको कानूनन अपराध, उसको दंड दिया जाएगा। ठीक है। तो वन्य प्राणी अभ्यारण्य में क्या होता है कि जंतुओं को संरक्षित किया जाता है, उसको बचाया जाता है और उसमें शिकार कोई नहीं कर सकता, उस पर प्रतिबंध लगा होता है। ठीक है। फिर दूसरा है राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क। ये क्या होता है राष्ट्रीय उद्यान भाई, नेशनल पार्क क्या होता है, देखेंगे कि वनस्पति, जंतु, भूमि सब मिलकर हम कह सकते हैं कि सब मिलाकर हम कह सकते हैं कि ये पर्यावरण के संपूर्ण घटकों का संरक्षण करते हैं। ठीक है, सही बात है कि जो हमारा पर्यावरण है उसमें क्या क्या है, वनस्पति हैं, जीव जंतु हैं, भूमि है, सब मिला करके हम कह सकते हैं कि जो पर्यावरण के संपूर्ण घटकों का क्या करते हैं, इस संरक्षण करते हैं, बचाव करते हैं। देखिए जैसे हम कह सकते हैं कि सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान सर्वोत्तम किस्म के सागौन, टीक और बिसन दोनों का संरक्षण करते हैं। ठीक है, ये जो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पे क्या होता है, सागौन, टीक, ठीक ना, और बिसन, ये दोनों का क्या करते हैं, संरक्षण करते हैं, बचाव करते हैं। फिर कह रहा है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, जिसको बायोस्फीयर रिजर्व कहा जाता है। ये तीसरा है। कह रहा है जैव विविधता के संरक्षण के लिए, ठीक ना, जैव विविधता के संरक्षण के लिए इसको बनाया गया। एक बड़े क्षेत्र का संरक्षण किया जाता है ताकि पौधे जंतुओं, सूक्ष्म जीवों और उस क्षेत्र में रहने वाले सांस्कृतिक समुदायों का संरक्षण करना है। ठीक है, अतः किसी बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जंतु अभ्यारण्य शामिल हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हम बात किया जा रहा है कि क्या किया गया, टाइगर को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर एक प्रोसेस चला।
तो उसको देखिए यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर बोला गया। ये कब शुरू किया गया था? तो 1973 में शुरू किया गया था। बाघ के संरक्षण के लिए एक संस्था चलाई गई जिसका नाम रखा गया प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1973 में हुआ था। किसके लिए हुआ था? तो बाघ के संरक्षण के लिए हुआ था। तो पूछा जाता है प्रोजेक्ट टाइगर क्या है, तो बताएंगे प्रोजेक्ट टाइगर क्या है। बाघ के संरक्षण के लिए, बाघों के बचाव के लिए एक संस्था जारी किया गया जिसको प्रोजेक्ट टाइगर कहा गया है। इसकी स्थापना 1973 में की गई। ठीक है, संकटापन्न जंतु जिसको इंडेंजर्ड एनिमल बोला जाता है। संकटापन्न जंतु क्या होते हैं? देखिए, वे जंतु जिनकी संख्या निर्धारित स्तर से कम होती जाती है तथा भविष्य में इनके विलुप्त होने की संभावना बढ़ती जाती है, संकटापन्न जंतु कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए आप नाम सुने होंगे जो गीध होते थे। ठीक है, तो गीधों को आप नहीं देखते होंगे इस समय। ठीक ना, तो ये क्या है? इंडेंजर्ड स्पीसीज है। अब जैसे गौरैया हो गई, देखिए गौरैया भी पक्षी देखी जाती थी बहुत ज़्यादा मात्रा में पहले, लेकिन अब उनकी भी संख्या कम होती जा रही है। यही क्या है? संकटापन, इसी को बोला जाता है। जैसे आप डेफिनेशन में देख रहे हैं कि वे जंतु जिनकी संख्या निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है, मतलब जितनी संख्या थी उससे भी कम होती जा रही है तथा भविष्य में इनके विलुप्त, और अब शंका जताया जा रहा है कि जो बहुत आने वाली जो जनरेशन होगी उस समय तक क्या होगा, इनकी ये विलुप्त हो जाएंगे। और इसी संभावना को क्या कहा जाता है? संकटापन्न जंतु कहा जाता है। ठीक है, मतलब जो संकट में हो, संकट का मतलब जिनकी मतलब पृथ्वी से पूरी बायोडाटा खत्म होने वाली हो, उसको आप बोलते हैं संकटापन्न जंतु। आई बात समझ में? चलिए, फिर आप बात करते हैं दोस्तों रेड डाटा बुक की। ठीक है, रेड डाटा बुक क्या होता है? तो यहाँ देखेंगे, यहाँ पर लिखा गया IUCN। इसका क्या मतलब होता है भाई? तो देखिए, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, यानी सभी संकटापन्न स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। तो कोई पूछता है रेड डाटा बुक क्या है, तो उसमें बताएंगे कि सभी संकटापन्न स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। मतलब जितने भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, वह विलुप्ति के कगार पे हैं, उनको रेड डाटा बुक के अंतर्गत रखा गया है, नोट रहता है। जैसे बात की जा रही है कौन कौन है रेड डाटा बुक में। देखिए, जंगली भैंस, बारहसिंगा नहीं दिखता है, नाचने वाला हिरन भी गायब है, काला हिरन, नीलगिरी ताहर, ये सब क्या है? ये इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं जिनको रेड डाटा बुक में ऐड किया गया है। आई बात समझ में? ठीक है, अब यहीं पे देखेंगे जो प्रवासी पक्षी हैं, जो जिसको बोलते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स। क्या होते हैं? प्रवासी पक्षी प्रत्येक वर्ष एक निश्चित समय पर उड़कर आते हैं। ये यहाँ अंडे देने आते हैं क्योंकि उनके मूल निवास में बहुत ठंड होती है। और साइबेरियन क्रेन रूस के साइबेरिया से राजस्थान आ जाते हैं। देखिए, बहुत दूरी है लेकिन फिर भी उस दूरी को क्या करते हैं, डिस्टेंस को कवर कर लेते हैं और भारत के राजस्थान में आ जाते हैं। ठीक ना, एक अपने लिए अनुकूल परिस्थितियाँ ढूंढ करके अंडा देने के लिए यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक ना, अरे कहाँ से आते हैं? रूस से। ये रूस से उड़ते हुए कहाँ आ जाते हैं? राजस्थान आ जाते हैं। कौन पक्षी भाई? साइबेरियन। किस लिए आते हैं? अपने अंडों को देने के लिए, क्योंकि वहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं इनके अनुकूल नहीं होती, प्रतिकूल होती है। इनके अंडे वहाँ पे नहीं हो पाएंगे, बच्चे नहीं हो पाएंगे, इसलिए वो कहाँ से चले आते हैं? साइबेरियन से राजस्थान आ जाते हैं। ठीक ना। देखिए दोस्तों, तो यही सारी चीज़ें हैं। देखिए, इनके आने के वजह से बहुत सारे जीवों के इधर उधर होने की वजह से बहुत जीव इधर उधर विलुप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो आज के चैप्टर में हमने सारी चीज़ें आपको पढ़ाया। ठीक है, और जो चैप्टर का नाम था पौधे और जंतुओं का संरक्षण, ये आप 2-3 बार पढ़ लेंगे, आपको अच्छे से कंफर्म हो जाएगा, नोट कर लेंगे तो ये आपको अच्छे से इसके बारे में जानकारी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे नोट्स भरा वीडियो आपको कहाँ मिलने वाला है दोस्तों। ठीक ना, और टीचर भी आपको ऐसे कम ही पढ़ाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।